प्यारे बच्चों, आज हम लोग हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध निबंधकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की रचना क्या लिखूं पढ़ने जा रहे हैं। क्या लिखूं शीर्षक निबंध में क्या लिखूं के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। इससे सीधा सीधा शीर्षक का अर्थ स्पष्ट हो जाता है कि लेखक के सामने में कोई विषय है जिस पर वो लिखना चाहता है, परंतु उस विषय में लिखूं तो क्या लिखूं, ये प्रश्न उसके मन में उठ जाते हैं। और इसी प्रश्न की तलाश करते करते आपके 12वीं के पाठ्यक्रम में रखा हुआ क्या लिखूं निबंध बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंच जाता है। लेखक के सामने में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी के सामने में उनकी 2 छात्राएं जो कॉलेज में पढ़ती हैं वो आती हैं और वो कहती हैं कि अमिता कहती है कि मेरे लिए एक निबंध लिखना है जो आदर्श निबंध हो और विषय होगा दूर के ढोल सुहावने। और उसकी दूसरी शिष्य कहती है नमिता कि मेरे लिए भी एक आदर्श निबंध लिखना है और उस निबंध का शीर्षक समाज सुधार होगा। कॉलेज में लिखना है, 5 पेज का लिखना है और दोनों विषयों पर दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार पर लिखना है और आदर्श निबंध लिखना है। लेखक के सामने में प्रश्न उठ जाता है कि एक आदर्श निबंध लिखना है और एक आदर्श निबंध की क्या विशेषताएं होती है। ऐसा मैं क्या लिखूं जिसमें उनको पर्याप्त अंक मिले, सर्वोत्तम अंक मिले। जहाँ तक दूर के ढोल सुहावने का अर्थ है, ये कहावत है और इस कहावत का अर्थ होता है दूर से सुनाई पड़ने वाली ढोल की आवाज़ मधुर होती है। अर्थात दूर से दिखाई पड़ने वाली वस्तु हमेशा सुंदर होती है, उसकी सच्चाई का बोध तो हमें उसके निकट जाने पर होता है। तो दूर के ढोल सुहावने कहावत पर मैं क्या लिखूं। दूर से सुनाई पड़ने वाली ढोल की आवाज़ जैसे मधुर होती है, उसी प्रकार दूर से जब हम किसी व्यक्ति की उपलब्धियों को जब हम देखते हैं तो उस उपलब्धियों को देखते हैं और उसको शिखर पर बैठे हुए देखकर हम देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि कितना ऊंचाई को प्राप्त ये इंसान है, कितनी बड़ी उपलब्धि, मान सम्मान शोहरत सब उसके पास है। परंतु क्या ये उसके जीवन की ही वास्तविकता है, यथार्थ है? ये बात का बोध जब हम उसके नज़दीक जाते हैं तभी होता है। और जब हम नज़दीक पहुंचते हैं उस व्यक्ति की, तब पता चलता है कि वो उतना मधुर नहीं है जितना कि हमको दूर से दिखाई पड़ता है। जैसे ढोल की आवाज़ दूर से तो सुनाई मधुर देती है, परंतु जब हम उसके पास ही बैठ जाएं तो हमारे कान के पर्दे फटने लगते हैं। उसी प्रकार दूर के ढोल सुहावने होते हैं। अब इस पे क्या लिखूं और आदर्श निबंध लिख लूं। और जहाँ तक समाज सुधार की बात है तो समाज में सुधार की बात आज की बात नहीं है। जब से समाज का निर्माण हुआ है तब से समाज में सुधार होते आ रहे हैं, तब भी आज तक समाज नहीं सुधरा। तो इसमें क्या आदर्श निबंध लिखूं। और नमिता और अमिता के दोनों विषयों पर विचार व्यक्त करते करते क्या लिखूं निबंध का निर्माण हो जाता है। तो लेखक कहता है कि मैं लिखूं उसके पहले आदर्श निबंध की क्या क्या विशेषताएं होती है, इस पर मैं और मेरे पूर्व जो महान विद्वान हुए हैं, निबंधकार हुए हैं, उनके विचारों को भी थोड़ा समझ लूं। शायद उनके विचारों से मुझे ये समझ में आ जाए कि आदर्श निबंध कैसा होता है और मैं लिख डालूं। तो सबसे पहले अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार A.G. गार्डिनर के कथन को लेते हैं। A.G. गार्डिनर का कहना यह है कि लिखने की विशेष मानसिक दशा होती है। मन में आवेग आता है और वो आवेग इतना भर जाता है कि लेखक उसे लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। और लेखक उसे लिखने के लिए जब बाध्य हो जाता है उस समय विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है, महत्वपूर्ण होता है भाव। जिस प्रकार हैट टांगने के लिए बड़ी टोपी हैट
को टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है। वो खूंटी लकड़ी की भी हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, लोहे की भी हो सकती है, या किसी अन्य पदार्थ की बनी हुई खूंटी भी हो सकती है। वो खूंटी महत्वपूर्ण नहीं होती है, उस पर टंगने वाली वस्तु महत्वपूर्ण होती है। हैट टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उदाहरण से समझा रहे हैं। वो खूंटी महत्वपूर्ण है उस पर टंगने वाली वस्तु। उसी प्रकार विषय महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है उस पर चित्रित होने वाली भावनाएं। तो इस एजी गार्डनर के विचार कि लिखने की विशेष मानसिक दशा होती है या आवेग से ओतप्रोत हो जाता है लेखक का मन, मस्तिष्क से तात्पर्य ये है कि मन में भाव इतने भर जाते हैं कि मन में उठने वाले, उमड़ने घुमड़ने वाले भाव बाहर आने के लिए लेखक को बाध्य करते हैं। और जब लेखक बाध्य हो जाता है, जैसे पीड़ा से हम लोग बहुत व्यथित रहते हैं, कोई दुख है जो मन को एकदम उमड़ता घुमड़ता हुआ पूरा उलझन में डाल के रखता है, परेशान से कर देता है। जब दुख असहनीय हो जाता है तो आंसू के रूप में अपने आप छलक जाता है। उसको आंसू के रूप में बहाने के लिए कोई प्रयास करने की ज़रूरत नहीं होती, निष्प्रयास आंसू स्वतः ही निकलने लगते हैं जब मन में, हृदय में कोई दुख बहुत प्रभावित कर देता है। ठीक उसी प्रकार किसी भी विषय का जो विचार है वो लेखक के मन में इतना घुमड़ता है, उमड़ता है कि विशेष मानसिक दशा में पहुंच जाता है। विशेष मानसिक दशा तात्पर्य ये कि लिखने के लिए वो बाध्य हो जाता है अपने मन की बातों को। और जिस समय वो लिखता है उस समय विषय महत्वपूर्ण नहीं होता है, कि विषय से तात्पर्य है कि वो नाटक लिखेगा, कि कहानी लिखेगा, कि वो संस्मरण लिखेगा, कि उपन्यास लिखेगा, कि रेखा चित्र लिखेगा, कि एकांकी लिखेगा। ये सब विषय हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उस विषय में चित्रित होने वाली लेखक की भावनाएं ही उच्च स्तर तक ले जाती है। विषय महत्वपूर्ण नहीं होती, महत्वपूर्ण होती है उस पर चित्रित होने वाली भावनाएं। उसको उदाहरण से समझाने की कोशिश करते हैं लेखक कि जिस प्रकार हैट को टांगने के लिए कोई भी खूंटी काम दे सकती है, उसी प्रकार मन के भावों को चित्रित करने के लिए कोई भी विषय महत्वपूर्ण हो सकता है। खूंटी महत्वपूर्ण नहीं होता जिस प्रकार, उसी प्रकार विषय महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वपूर्ण होता है भाव। आप लोगों ने टोपी देखी होगी, छोटी टोपी भी होती है, बड़ी टोपी भी होती है, और बड़ा टोपा होता है जिसको हैट कहते हैं, गोल छतरी नुमा होता है। अब उस हैट को टांगना है। अब हैट को टांगना है तो टांगने से किसी भी खूंटी में टांग सकते हो, खूंटी महत्वपूर्ण थोड़ी है। हमारी खूंटी, हमारी हैट महत्वपूर्ण है, उसको टांग दिए। उसी प्रकार हमारे मन में जो भाव उठ रहे हैं वो भाव महत्वपूर्ण है। वो किस विषय में, वो कविता में, कहानी में, नाटक में, उपन्यास में, रिपोर्टाज में, संस्मरण में, रेखा चित्र में, किस में चित्रित होगा वो महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है उस विषय पर चित्रित होने वाली हमारे हृदय की, हमारे मन मस्तिष्क की भावनाएं महत्वपूर्ण होती है। तो एजी गार्डनर का कहना है कि आदर्श निबंध वो निबंध होता है जिसमें लेखक लिखने के लिए कोई प्रयास नहीं करता, उसमें मन में भाव उमड़ जाते हैं, घुमड़ जाते हैं, इतने घुमड़ जाते हैं कि वो चित्रित करने के लिए अर्थात लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। और ऐसी दशा में जो निबंध लिखा जाता है वो आदर्श निबंध होता है। ये एजी गार्डनर का कथन है। तो लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी कहता है कि आज तक तो मैंने ऐसा कभी अनुभव ही नहीं किया है कि मेरे मन में कोई भाव इतना उमड़ जाए, घुमड़ जाए कि मैं लिखने के लिए बाध्य हो जाऊं तब लिखूं। मैं तो जब भी कभी कुछ विषय पर लिखना है तो बैठता हूँ, उस विषय पर विचार करता हूँ। विचार जब पूरा आ जाते हैं उसको फिर लिपिबद्ध करता हूँ, तब मैं निबंध लिख पाता हूँ। मेरे मन में तो ऐसा कोई कभी विचार इतना उमड़ता घुमड़ता नहीं है कि मैं लिखने के लिए बाध्य हो जाऊँ, तब फिर क्या लिखूं, प्रश्न उठ जाता है। एजी गार्डनर कहता है कि नहीं, मन में भाव भरेगा तभी लिखना, वही आदर्श निबंध होगा। तो मेरे साथ तो ऐसी स्थिति कभी नहीं हुई, तब क्या लिखूं। फिर आगे बढ़ता है लेखक। एजी गार्डनर के अतिरिक्त और कुछ विद्वान होते हैं। उन विद्वानों का मानना है कि आदर्श निबंध वो निबंध होता है जो आकार की दृष्टि से छोटा होता है। लेखक कहता है मेरे लिए अनुकूल है ये, मुझे भी बड़ा निबंध नहीं लिखना है, छोटा निबंध लिखना है। छोटा निबंध इसलिए भी कि वो आकर्षक होता है, एक ही बैठक में पढ़ा जा सकता है और पाठकों के लिए बोझिल नहीं होता। अब बोझिल नहीं होता इसलिए पाठक उस निबंध को पूरे रूप में पढ़ता है,
संपूर्ण रूप से समझता है। छोटे निबंध आदर्श निबंध होते हैं, वो तो ठीक है, परंतु उसी विद्वान का ये भी कहना है कि निबंध लिखने के पहले सामग्री और शैली एकत्रित हो जानी चाहिए। सामग्री यानी उस विषय पर लिखने वाली विषय वस्तु, उस निबंध पर लिखने के लिए जो विषय है उसके लिए विषय वस्तु सामग्री वो तैयार हो जानी चाहिए। उसके बाद विशेष शैली से उसको लिखा जाए, तब वो आदर्श निबंध होगा। जैसे सब्जी बनाने के लिए सामग्रियों को पहले एकत्रित कर लेते हैं, पूरे सामग्रियों को एकत्रित कर लेते हैं, उसको धो लेते हैं, उसको काट लेते हैं, मसाला पूरा तैयार कर लेते हैं, पूरी सामग्री तैयार हो जाती है, तब उसको एक विशेष शैली से पकाया जाता है। इसके बाद तेल डालो, उसके बाद प्याज डालो, इसके बाद नमक डालो, मिर्ची डालो, सब्जी डालो, उबालो, तब एक विशेष शैली से जब पकाया जाता है तब वो सब्जी स्वादिष्ट होती है। उसी प्रकार आदर्श निबंध वो होता है जिसमें सामग्री पहले से एकत्रित कर लिया जाए उस विषय का। अब जब पूरा सामग्री उस विषय का एकत्रित हो जाए तो विशेष शैली से उसको लिखा जाता है, तब वो आदर्श निबंध होता है। लेखक के सामने में फिर प्रश्न उठता है कि सामग्री एकत्रित करने के लिए तो पुस्तकालय जाना पड़ेगा और वहाँ जितने विश्वकोश की किताबें हैं उसका अध्ययन करना पड़ेगा उस विषय से संबंधित, और उन विषयों से संबंधित जिस पर मैं निबंध लिखना चाहता हूँ उसको सामग्री को जब एकत्रित कर लूँगा और पूरी सामग्री एकत्रित हो जाएगी तब उसको विशेष शैली से लिखूँगा। इतना मेरे पास समय नहीं है। ये दोनों विषय दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार दोनों मेरे सामने अकस्मात आए हैं, और दोनों मेरे सामने अकस्मात आए हैं तो इतना समय नहीं है कि मैं कॉलेज जाऊं, पुस्तकालय में और उसका अध्ययन करूं, किताबों का सामग्री एकत्रित करूं, फिर लिखूं। इतना समय नहीं है, मुझे तो तत्काल लिखना है। ये मेरी दोनों छात्राओं का आदेश है। तब फिर क्या लिखूं? फिर आगे बढ़ते तो एक विद्वान का कहना है कि आदर्श निबंध की रूपरेखा पहले से तैयार हो जानी चाहिए। चलो अच्छी बात है, आदर्श निबंध में रूपरेखा बना लेनी चाहिए। रूपरेखा बनाना तो सरल है, परंतु उसका शीर्षक चयन बड़ा कठिन है। उसका शीर्षक क्या रखें, क्योंकि शीर्षक पूरे पाठ का केंद्र बिंदु होता है। उसके पढ़ते ही पाठकों को उस पूरे पाठ के बारे में हल्की तस्वीर समझ में आ जाती है। शीर्षक चयन बहुत कठिन काम है। तब अब क्या करूं? फिर उसको शेक्सपियर का महान नाटककार पाश्चात्य साहित्य के उनकी कठिनाई कि वो लिख तो लेते थे, परंतु ड्रामा लिखने के बाद, नाटक लिखने के बाद शीर्षक चयन करने का काम वो अपने मित्रों को सौंप देते थे कि ये मैं लिख दिया हूँ, इसका शीर्षक क्या होना चाहिए मुझे समझ में नहीं आ रहा है, न सूझ नहीं रहा है, ये तुम लोग पढ़ लो और जैसा तुमको उचित लगता है वैसा तुम इसका शीर्षक चयन कर देना। एजी गार्डिनर भी एक बार तो उन्होंने अपने निबंध तो लिख दिया, परंतु शीर्षक चयन में कठिनाई आई तो उन्होंने लिख दिया जैसा तुम चाहो, एज यू लाइक। उस निबंध का शीर्षक लिखा एज यू लाइक, जैसा तुम चाहो। शीर्षक चयन बहुत कठिन काम है। तब क्या लिखूं? और उसी विद्वान का ये भी कहना है कि आदर्श निबंध में वाक्य छोटे छोटे होने चाहिए। छोटे छोटे वाक्य सुगमता पूर्वक समझ में आते हैं, परंतु मैं छोटे छोटे वाक्य लिखा और सरल सरल वाक्य लिखा तो मेरे दोनों छात्राएं कहेगी कि ये मोटी बुद्धि वाला है हमारा गुरुजी और इस प्रकार ये काम चलाने के लिए लिखा है। परंतु वाक्य लंबा लंबा लिखूं जैसा कि बाण भट्ट ने अपनी कादम्बरी में लिखा, या सेनापति की रचना, या हर्ष ने हर्षचरितम में लिखा, जितने कुछ विद्वानों का ये मत है कि जितने लंबे लंबे वाक्य होंगे उतना ही वो रचना अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त करेगी। जितनी दुर्बोधता यानी जितनी कठिनता उसमें डाल दी जाए उतना ही वो निबंध, वो रचना आदर्श निबंध माना जाता है। लेखक कहता है कि सेनापति भी ऐसी करता था, इतने अलंकारिक शब्दों का प्रयोग करता था, इतने कठिन कठिन शब्दों का प्रयोग कर देता था, वो समझ में ही नहीं आता था। और जब समझ में नहीं आया तो फिर वो रचना आदर्श रचना कैसे हो सकती है? तो फिर क्या लिखूं? बाण भट्ट तो लंबे लंबे वाक्य लिखते थे और उसका संस्कृत में लिखा हुआ है वो बाण भट्ट की आत्मकथा इतनी लंबी हो जाती थी, या वो कादम्बरी इतनी लंबी हो गई है रचना कि वाक्य उच्चारण करते करते आदमी थक जाए, और यदि कर मिले तो अर्थ बड़े कठिनता से मिले और समझ में नहीं आए तो उसका क्या मतलब है?
तो यहाँ पे भी खरा नहीं उतरता हूँ मैं। फिर आगे बढ़ते हैं। एक विद्वान का ये कहना है, एक स्वच्छंदतावादी पद्धति के जन्मदाता हुए मांटेन का कहना है कि आदर्श निबंध वो निबंध होता है जिसमें ना ज्ञान की गरिमा होती है वैज्ञानिकों के समान, ना उसमें ज्ञान होता है, ना कवि के समान कल्पना होती है, ना आख्यायिका लेखक के समान विचित्र विचित्र घटनाओं और पात्रों का समावेश होता है। इसमें तो लेखक जो देखता है और जो उसके मन में आता है उसको ज्यों का त्यों लिखता है। तो ऐसी लिखी हुई रचना ही आदर्श निबंध कहलाती है। ऐसा स्वच्छंदतावादी पद्धति के जन्मदाता मांटेन का कहना है। मांटेन का क्या कहना है, पुनः इसका उल्लेख कर रहा हूँ। आदर्श निबंध वो निबंध होती है ना उसमें वैज्ञानिकों के समान तर्क होता है। एक वैज्ञानिक अपनी बात को प्रमाणिक के लिए तर्क देता है, आदर्श निबंध में तर्क नहीं होता। आदर्श निबंध में कवि के समान कल्पना का समावेश भी नहीं होता। यानी जैसे कवि कल्पना कर कर के लिखता है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, ऐसी कहावत आई है। तो कवि कल्पना कर कर के लिखता है। कहता है मांटेन, आदर्श निबंध में कवि की कल्पना के लिए कोई स्थान नहीं है। ना ही ज्ञान की गरिमा होती है, ना कल्पना होती है, ना तर्क होती है, ना आख्यायिका लेखक के समान। आख्यायिका एक गद्य रचना है जिसमें विचित्र विचित्र पात्र होते हैं और विचित्र विचित्र घटनाएं होती हैं। और विचित्र पात्र और विचित्र घटनाओं के माध्यम से एक आदर्श समाज कैसा होना चाहिए इसका निष्कर्ष देता है। ऐसी रचना को, गद्य में लिखी हुई रचना को आख्यायिका कहते हैं। तो आख्यायिका में विचित्र विचित्र पात्र, विचित्र विचित्र घटना जैसी होती है, वैसे आदर्श निबंध में सबके लिए कोई स्थान नहीं है। तो इसमें ना वैज्ञानिक का तर्क है, ना कवि की कल्पना है, ना आख्यायिका लेखक का विचित्र पात्र है, तो है क्या? तो मांटेन कहता है इसमें लेखक के मन में जो जो बातें आई उसको ज्यों का त्यों बिना किसी फेरबदल के चित्रित करेगा। ऐसे ही रचना एक आदर्श निबंध कहलाएगी। मांटेन के इस विचारों से असहमत पद्मलाल पुनालाल बख्शी जी कहते हैं कि यदि मन के विचारों को ज्यों को त्यों उतार दिया जाए तो साहित्य तो अपने उद्देश्य से भटक जाएगा। मनुष्य के मन में कुछ भी चलते रहता है और मनुष्य के मन में कुछ भी चलते रहता है उसको लिख दे तो वो तो अश्लील साहित्य हो जाएगा। और उसको ज्यों को त्यों लिखना है, इसमें किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं करना है, तो ऐसे में तो मुश्किल रचना हो जाएगी। या साहित्य के जो उद्देश्य है जिसमें सबका हित समाहित हो, ऐसी लिखित रचना साहित्य कहलाती है। तो इसमें तो वो पूर्ति ही नहीं हो रहा है। फिर ऐसी स्थिति में क्या होगी? वो रचना आदर्श रचना नहीं होगी, वो निबंध आदर्श नहीं होगी। फिर क्या करूं? फिर उन्हें अमीर खुसरो की पद्धति याद आती है। अमीर खुसरो महान कवि थे। जब वो पानी पीने के लिए पनिहारिन के पास, कुएं के पास गए तो उन्होंने कहा पानी पिलाओ। तो एक पानी पिलाने वाली पनिहारिन ने कहा कि मुझे ढोल पर सुनाओ कविता तब पानी पिलाऊंगी। एक ने कहा कुत्ते पर सुनाओगे तब पानी पिलाऊंगी। एक ने कहा खीर पे सुनाओगे कविता तब अमीर खुसरो तुमको पानी पिलाऊंगी। और एक पनिहारिन ने कहा कि चरखे पर तुम कविता सुनाओगे तब मैं पानी पिलाऊंगी। 4 पनिहारिन थी और पानी पीने के लिए 4 शर्त रख दी। अमीर खुसरो प्रतिभावान थे, उन्होंने सुना दिया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया चलाए, आया कुत्ता खा गया, तू बैठी ढोल बजाए। आप प्रतिभावान थे अमीर खुसरो, इसलिए चारों विषयों को एक ही दोहे में स्पष्ट करके उन्होंने अपने उद्देश्य को पूरा कर लिया। लेखक कहता है मैं भी ऐसी करूँगा। मैं भी दोनों विषयों को दूर के ढोल सुहावने और समाज सुधार पर अलग अलग निबंध लिखने के बजाय एक ही निबंध लिखूंगा। अर्थात एक ही ढेले से 2 चिड़िया मारूंगा। अर्थात एक ही निबंध से 2 निबंधों के उद्देश्य को पूरा करूंगा। और इस प्रकार वो निर्णय लेते हैं कि मैं अमीर खुसरो की पद्धति का अनुसरण करते हुए दोनों विषयों को एक ही विषय में समाहित करते हुए मैं निबंध लिखूंगा। प्यारे बच्चों, अब इधर आगे वो क्या लिखना चाहते हैं उस पर हम लोग अगले कालखंड में चर्चा करेंगे। यहाँ तक जो मैं बताया पद्मलाल पुनालाल बख्शी के सामने में उसकी 2 शिष्याएँ आईं और कहती हैं कि हमको 2 निबंध लिखना है, आदर्श निबंध लिख के देना है जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो और 5 पेज का हो।
एक शिष्य कहती है कि दूर के ढोल सुहावने कहावत पर लिखेंगे आप, और दूसरी शिष्य कहती है समाज सुधार पर लिखने हैं, और दोनों आदर्श निबंध होना चाहिए। और आदर्श निबंध लिखने के लिए लेखक के मन में प्रश्न उठने लगता है कि मैं क्या लिखूं, तो विद्वानों के कथन का वो पर विचार करने लगते हैं। A.G. गार्डिनर के कथन पर पहले विचार व्यक्त करते हैं कि लिखने की एक विशेष मानसिक दशा होती है, मन में भाव इतना भर जाता है कि लिखने के लिए बाध्य हो जाता है। लेखक कहता है कि ऐसा मैंने कभी अनुभव ही नहीं किया है, तो मैं लिखूं क्या। फिर एक विद्वान कहता है कि आदर्श निबंध छोटा होना चाहिए। लेखक कहता है मुझे भी उचित लग रहा है, परंतु उसी विद्वान का ये कहना है कि सामग्री और शैली पहले से एकत्रित होनी चाहिए, और इस विषय पर लिखने के लिए सामग्री और शैली एकत्रित करने के लिए मुझे पुस्तकालय जाना पड़ेगा, और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं पुस्तकालय जाऊं और सामग्री एकत्रित करके एक आदर्श निबंध लिखूं। फिर क्या लिखूं। एक विद्वान का कहना यह है कि आदर्श निबंध की पहले रूपरेखा बना लेनी चाहिए। चलो अच्छी बात, रूपरेखा बना लूँगा, परंतु शीर्षक चयन बड़ा कठिन काम है, और शीर्षक चयन करना इतना कठिन काम है कि मैं क्या, अंग्रेजी के प्रसिद्ध निबंधकार शेक्सपियर, A.G. गार्डिनर को भी बड़े निबंध लिख लेते थे, नाटक लिख लेते थे, पर तो शीर्षक चयन बड़ा कठिन काम होता था। ऐसी स्थिति में एक बार तो A.G. गार्डिनर कहा कि मैं लिख दिया हूँ, जैसा तुम चाहो शीर्षक रख दिया। उसी विद्वान का ये कहना है कि वाक्य छोटे होने चाहिए, अच्छी बात है, परंतु कोई इतना भी मुझे कमज़ोर मत समझ ले कि मैं थोड़ा अच्छा ना लिख पाऊँ। मेरी शिष्य हैं। कुछ विद्वान कहते हैं कि वाक्य जितने लंबे होंगे, जितनी गंभीरता आएगी, जितना कठिनाई आएगी, उतना ही आदर्श होगा, परंतु उसमें बाण भट्ट का, कादम्बरी का, हर्षचरित का या सेनापति का उल्लेख किया है लेखक ने। ऐसे जो समझ में नहीं आया वो आदर्श निबंध नहीं हो सकता। फिर मार्टेन की पद्धति, जो स्वच्छंदतावादी पद्धति के जन्मदाते हैं, उनके विचारों पर चिंतन किया। मार्टेन का कहना है कि मन में जो भाव आया है उसको बिना किसी तर्क के, बिना किसी कल्पना के, बिना किसी विचित्र समावेश के ज्यों का त्यों मन की भावनाओं को चित्रित कर देना है। लेखक कहता है ऐसे कैसे, मन में तो कुछ भी विचार आता है, क्या उसको लिखकर आदर्श साहित्य बनाया जा सकता है? उचित नहीं है। फिर उसको अमीर खुसरो की पद्धति का अनुसरण करते हैं कि अमीर खुसरो प्रतिभावान थे। 4 विषयों को, खीर को, चरखा को, कुत्ता को, ढोल को, जो पानी पीने के लिए शर्त रखती है पनिहारिन, उसको चारों विषय को एक ही दोहे में कहकर अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। तो लेखक के मन में आता है कि क्यों ना मैं दोनों विषयों पर अलग अलग निबंध लिखने के बजाय एक ही विषय पर एक ही ढेले से 2 चिड़िया मारना, यानी एक कार्य के माध्यम से 2 उद्देश्य को पूरा करना, एक ही निबंध से मैं दोनों उद्देश्य को पूरा करूँगा। इस निष्कर्ष पर पहुँचे वो। अब अगले कालखंड में हम समझेंगे कि वो आगे क्या लिखना चाहते हैं। तो प्यारे बच्चों, पहले तो आप किताब को एक बार पूरी तरह से पढ़ लीजिए। किताब को पढ़ लेंगे, उसके बाद मेरा ये भेजा हुआ वीडियो देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना पर्याप्त।